ये जो आपका प्रश्न है कि आत्मा को किस प्रकार से समझे, वो अभी आपने बहुत डेप्थ में समझा है। किस प्रकार से हम उसे अनुभव करें, तो वो आपने अभी विधि समझी। उसे आप और गहराई में समझे कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत जो यहाँ पर साधक आते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि साधना की जो विधि होती है, उन्हें एक कमरे में बिठा दिया जाता है। जो अभी आपने समझा कि उनको कुछ पूरा डार्क रूम होता है, कुछ सुनने को नहीं होता है, कुछ पढ़ने को नहीं होता है, सो भी नहीं सकते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, केवल एक जगह पर बैठना है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ऐसे रहते हैं कि पहले कुछ घंटे वो उससे एक दिन पहले क्या उनके साथ घटनाएं घटी हैं उसे सोच रहे हैं। जो लोग दूर से ट्रैवल कर आ रहे हैं, अक्सर वो अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस सोच रहे होते हैं माइंड में। बहुत देर तक ये घटनाएं उनके साथ घटती रहती, एक दिन पुरानी घट जाएगी, उसके बाद उनसे पूछा जाता है और क्या घटा। जब वो साधना हो जाती है उसके बाद वो बताते हैं कि उस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस के बाद, उससे पहले जो हमारी वाइफ ने हमें बोला था, कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो नेगेटिव थे, नेगेटिव शब्द उन्हें याद रहते हैं। बॉस ने जो नेगेटिव शब्द बोले थे वो याद रहते हैं। माइंड अभी एक्टिव है, माइंड एक्टिव है। उसके बाद दोबारा से उनसे पूछा जाता है और क्या क्या सोचा। फिर कुछ कभी कभार साधक बोल देते हैं कि कुछ ऐसे पल जिनसे हमें खुशी मिली थी वो हमें याद आ जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वो बोल देते हैं कि बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, तो उस समय पर हमने सोचा कि चलो ये खाने को ले आते हैं, ये सामान ले आते हैं, ये सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे थे। अभी भी माइंड एक्टिव है। उसके कुछ घंटों बाद सब कुछ नम हो जाता है और तब उन्हें याद आ रहा है, अभी आदत नहीं है इस बात की। तब उन्हें याद आता है कि अच्छा, लेकिन इन सब का मीनिंग क्या था। ये सारी जो घटनाएं घट गई हैं, इन सब का मीनिंग क्या था। वो सोच में पड़ गए कि मीनिंग क्या था। यानी कि आज तक जो आपका जीवन रहा है उसे आप लुक बैक कीजिए। आज तक आप किस चीज में अटके हुए हैं। अभी आप अपने आसपास देखिए लोगों को, फिर अपने जीवन को ही देख लीजिए। आसपास भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो किस दिशा में है। धन एकत्रित करना है, सिर्फ इस दिशा में है, धन एकत्रित करना है। पैदा हुआ है बच्चा, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद स्कूल में शुरू हो गया ABCD, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो और टाइगर, और ये सारे नाम पढ़ाई जा रहे हैं बच्चे को। उसके बाद अगला स्टेप LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास। बच्चों को ढेर सारा स्ट्रेस दे चुके हैं वो 11th क्लास में कि बच्चे को IIT करना है, बच्चे को अच्छा इंजीनियरिंग नहीं तो नीट एग्जाम क्लियर करना है। ढेर सारा स्ट्रेस, दिल्ली में स्पेशली, बहुत दिल्ली ही नहीं हर जगह फेमस हो चुका है अब ये चीज़। ढेर सारे स्ट्रेस में बच्चा जी रहा है। 11th 12th के बाद क्या, अच्छा जॉब करनी है। बहुत सारे IITians को आप देखते हैं, वो बोलते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो हमने देखा है वो IIT के कॉलेजेस में होता है। किसी एक कॉलेज को मत पकड़िए, वो तो उन्हें दिख रहा है कि जहाँ बच्चे पर इतना स्ट्रेस आ चुका था, उसके बाद उसे अगर विकराल रूप देखना है तो वो IIT में दिख जाएगा। लेकिन अंदर से जो कुछ सालों बाद बाकी कॉलेजेस के बच्चों के साथ होता है वो IIT में पहले से घटित हो रहा है। बस इतना समझ लीजिए आप, क्योंकि बच्चों पर ही स्ट्रेस आता ही है, इंसानों पर ही स्ट्रेस आता है। उसके बाद ये सारा 12th क्लास हो गई, कॉलेज में चले गए, IIT में जॉब लग गई, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। उसके बाद क्या, धन एकत्रित करने के लिए ये जीवन मिला था। तब जाकर ये प्रश्न आता है। आप समझ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है। आपको हंसी नहीं आ रही है इस बात पर कि लोग कह रहे हैं कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान के लिए वक्त नहीं है, ये सोचने के लिए वक्त नहीं है कि क्या ड्रीम्स का कोई मीनिंग है, जीवन का क्या कोई मीनिंग है, ये सोचने के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें जीवन प्रदान करा है, जीवन मिला हुआ है, ये मानव शरीर मिला हुआ है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। धन एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा, धन किस लिए एकत्रित कर रहे हो, धन किस लिए एकत्रित कर रहे हैं नहीं पता। कुछ सुख सुविधाएं मिल जाएं ताकि हम भी संपन्नता क्या होती है उसे महसूस कर पाए। अब आप संपन्नता की डेफिनेशन समझिए।
कि जो उस समय के, जो कुछ समय पहले अगर आप चले जाते हैं, मुगल एरा पर ही चले जाए, ज़्यादा पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुगल एरा पे चले जाते हैं, वहाँ के जो राजा सम्राट हुआ करते थे, उनके लिए संपन्नता क्या थी? जो आज आप लोगों का जो जीवन है, आपका जीवन बोल रहे हैं हम, वो उस समय का, उन लोगों का, राजाओं का जीवन हुआ करता था। यानी कि सारी सुख सुविधाएं हैं, पानी है, खाना है, खूब खाना, अच्छे से फूड अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। जो समय के राजा का जीवन हुआ करता था वो इस समय पर आप लोगों को मिल चुका है। संपन्नता की डेफिनेशंस बदल चुकी हैं और कुछ समय पहले लोगों के लिए संपन्नता क्या हुआ करती थी, यानी कि अगर आप इस समय पर पॉवर्टी लाइन जो डेफिनेशन होती है तो रिलेटिव पॉवर्टी देखी जाती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अगर आप स्टैंडर्ड्स देखते हैं पॉवर्टी के, तो वो स्टैंडर्ड है जो यहाँ के अपर मिडिल क्लास के होते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर होना जरूरी है। आप अभी सर्च करिए उनकी डेफिनेशंस को, एक रेफ्रिजरेटर जरूरी है, एक एसी होना जरूरी है। अगर इंसान के पास एक व्हीकल नहीं है, वो मतलब कि गरीब है, पॉवर्टी लाइन के बिलो आ चुका है, वो यूरोपियन यूनियन की जो डेफिनेशंस है। तो संपन्नता कहाँ से, कैसे डिफाइन हो रही है संपन्नता? संपन्नता एक पर्सपेक्टिव है, किस समय में आप जी रहे हैं, आज के समय में किसे संपन्नता कह रहे हैं, उसके पीछे आप दोबारा भाग चुके हैं। संपन्नता अंदर से आती है कि आप कितना महसूस कर पा रहे हैं उस फीलिंग को जिसे बोलते हैं फ्रीडम। वो फ्रीडम आप कितना महसूस कर पा रहे हैं, और इतने स्तर तक ये बात जाती है। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि संपन्नता जो है, इस वजह से धन एकत्रित कर रहे थे लोग। तो अब जो साधक आते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम इस प्रश्न तक पहुंचे, हमने उससे पहले कुछ भी गाइडेंस नहीं दी थी, लेकिन बहुत सारे जो साधक यहाँ आ रहे हैं उनके यही एक्सपीरियंसेस है कि हम इस प्रश्न तक खुद से पहुंचे हैं, वो कि संपन्नता का क्या, क्यों कर रहा था ये एक्टिविटीज, वो उस सोच में पड़ गए हैं। और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो बहुत बार वो ऐसे भी बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस हुई कुछ पल के लिए, गिल्ट महसूस हुई कुछ पल के लिए, क्योंकि अभी जस्ट उन पलों में हमें रियलाइज हुआ कि हम जो एक्टिविटीज अपनी पूरी लाइफ में कर रहे थे वो व्यर्थ थी। खुद इंसान इस स्टेट तक पहुंच रहा है, इसी को बोल रहे डेप्थ्स में जाना। डेप्थ्स में कितना जा पा रहे हैं। इसके बाद आता है, अच्छा ठीक है, चलो आज तो पता चल गया, इस मोमेंट पे तो पता चल गया, अब गिल्ट के बाहर खुद ही निकलना है। यहाँ कोई भी गाइडेंस नहीं है, खुद निकलना है सब चीज़ों से बाहर। जो अभी आपने समझा कि किसी भी किताब पर, किसी की बातों पर यकीन मत कीजिए, आप खुद क्या हैं, अपने आप को समझना है, अपने आप को समझना है आपको। तो अब यहाँ पर कि चलो धन एकत्रित नहीं करना है, चलो पीछे का जीवन तो गया, या कुछ फिर उसके बाद और भी चीजें होती हैं कि पीछे के जीवन इसलिए मिला था कि आग का दरिया है, डूब कर जाना है, चलो डुबकी तो लगा लिया, बाहर आ जाएंगे। ये भी लॉजिक्स होते हैं कि चलो डुबकी लग गई इसी बहाने, जो एक प्रोसेस का एक जो फर्स्ट पार्ट था वो पूरा हो गया। अब अगला क्या है? अगला संपन्नता नहीं, धन एकत्रित नहीं करना है, तो करना क्या है? फिर इस प्रश्न पर आ जाते हैं, करना क्या है? इस प्रश्न से आगे जाते जाते कि करना क्या है, तो समझ में आता है कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहीं बैठकर सोचना है। तब ये बाहर वाला ब्रेन बोलता है अभी कुछ काम नहीं करना है, लोगों ने बिठा दिया यहाँ पर, शांति से बैठे रहना है, कुछ काम नहीं करना है। अच्छा, कुछ नहीं करना है, धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, संपन्नता तो पर्सपेक्टिव है। उसके बाद आगे किस प्रश्न पर पहुँचते हैं? तो फिर भगवान ने या फिर हमें ये मानव शरीर आखिर दिया क्यों है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इस प्रश्न पर आ जाते हैं फिर इंसान। अब आप यहाँ पर समझिए, इसके आगे की प्रक्रिया बाद में, लेकिन इस प्रश्न तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जिस दिन आप इस प्रश्न तक खुद से अंदर से अपने आप पहुंच रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप आत्मा के स्तर पर जीना है उसकी तरफ एक कदम बढ़ा चुके होंगे। तो पहली चीज कंडीशनिंग रोक देनी है, कंडीशनिंग हमें खत्म करनी है। लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स पे परत बाय परत चढ़ रखी है हम लोगों पर, अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग स्वाद में कोई अटका हुआ है, कोई लोभ में अटका हुआ है, काम वासना में अटके हुए हैं। सबसे पहले तो इन सबको हमें हटाना है, एक एक करके, एक एक करके। कैसे हटाएं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि हम स्वाद से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि आप फास्टिंग कीजिए, जो जैन धर्म में बोला हुआ है कि फास्टिंग कीजिए, उनमें पर्यूषण होते हैं 8-8 दिन के, लोग 1-1 महीने के व्रत करते हैं,
और 1 महीने के व्रत करने के बाद, 1 महीना जब कोई इंसान व्रत कर रहा है एकदम हेल्दी स्टेट में, देखेंगे बहुत सारे लोग आपको पर्यूषण के आसपास आप देखिएगा, बहुत सारे लोग 1-1 महीने के व्रत कर रहे होते हैं और एकदम हेल्दी चल रहे होते हैं, ग्लो उनके फेस पर बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान में होते हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्हीं लोगों के बिहेवियर्स, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि वो जो ध्यान था वो उस समय का था, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्या यही मार्ग सही था? तो उन लोगों ने ट्राई करा है, लेकिन वो उन लोगों का मार्ग था। आपके लिए कौन सा मार्ग सूटेबल है? जब भगवान महावीर भी कह रहे हैं कि आपको फास्टिंग करनी है, आपको खाना छोड़ देना है, वो पल होने चाहिए, आपको संथारा लेना है, वो एकदम एंड में कि संथारा ले लिया इंसान ने कि अब जीवन से मन भर गया है, जीवन की व्यर्थता समझ में आ चुकी है, वो बाद की बात होती है। लेकिन उससे पहले खाना छोड़ देना है, वो आपके भीतर से आता है। जब आपके जीवन में वो पल घटित होने वाले होंगे, आपको अंदर से मन नहीं होगा भोजन का, आप और इतनी ऊर्जा आपके शरीर में उस समय जग चुकी होगी कि भोजन आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो अंदर से ऊर्जा रिलीज होनी चाहिए पहले। तो पहला स्टेप आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमें प्रोसीजर बताएं कि ब्रीदियन किस प्रकार से बनना है, मैम ये प्रोसीजर बता दीजिए, खाना किस प्रकार से हम स्किप कर जाएं किसी तरह। ये नहीं है आपका प्रश्न। ये होना चाहिए, सही प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि ऊर्जा किस प्रकार से जनरेट हो जाए इवन विदाउट फूड, ये प्रश्न होना चाहिए। इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं, फूड से हट गए, उसके बाद काम वासना से हट गया इंसान, तब वो जाकर जो अभी आपने समझा कुछ अर्थ, जो सेकंड स्टेज अभी आपने समझी, जो कठोपनिषद में समझाई गई है, सेंसेस की पहली दुनिया है, दूसरा है अर्थ। जो आजकल आप वीडियोस देखते हैं कि अक्सर हिंदू धर्म को समझाते हुए बहुत सारी वाई इंसेंस स्टिक्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, कि वो और इस प्रकार की बहुत सारी अगरबत्ती किस लिए आपके घर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। एक ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक, साइंस इज सेइंग दिस, साइंटिफिक रीजन। ये वो अर्थ वाली दुनिया है। तीसरे स्तर पे आ जाइए, माइंड की दुनिया। ये बहुत अभी आपने डेप्थ में बहुत अच्छे से समझा कि कहाँ तक माइंड काम कर रहा है, मेमोरीज पे काम कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज किस प्रकार से बिल्ड हो रही हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान है कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज इंसान कैसे बिल्ड कर दे रहा है। वो इस स्तर तक है कि आप कोई खुशबू अगर आ जाती है तो आपके पुराने सारे इमोशंस आपको याद आ जा रहे हैं, और वो इमोशंस आपकी पूरी बॉडी में स्टोर हो चुके हैं। जो सम्मोहन जिसे बोलते हैं कि आप कोई एक खुशबू आई और आपके पुराने सारे इमोशंस आपको याद आ गए, कोई एक चित्र आपके सामने आया और आपके जो पुराने इमोशंस उस चीज के साथ जुड़े हुए थे वो आपके सामने आ गए। और कितना सामने आ गए। पास्ट ट्रॉमास का जो प्रश्न रहता है कि पास्ट ट्रॉमा से किस प्रकार से बाहर निकलना है, कोई एक इवेंट भी नहीं कहेंगे हम एक साउंड आपको सुनाई दी और आपका पास्ट ट्रॉमा आपको याद आ गया। ये कितनी विचित्र घटना है कि किसी इंसान को एक साउंड भी सुनाई दे जाती है, उसे पुराना सब याद आ जाता है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आपकी वो जो मेमोरी है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने अपनी बॉडी में स्टोर होने दी है। माइंड में ही नहीं, पूरी बॉडी में स्टोर हो गई है वो मेमोरी। और कितनी स्टोर हो गई है, जिस प्रकार से एक होलोग्राम होता है ना, उस प्रकार से इतना उस इंसान के सामने वो पूरा पास्ट ट्रॉमा सामने आ जाता है, एक होलोग्राम की तरह। होलोग्राम आप लोग समझ रहे होंगे कि 3 डायमेंशनल में कोई ऑब्जेक्ट है, वो पूरा सामने आ गया, पूरा सीन एक मूवी की तरह सब कुछ सामने आ गया, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म मेमोरीज को अपनी बॉडी में स्टोर होने दिया है। उनसे कैसे बाहर निकलना है, ये अलग प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि माइंड के तल तक माइंड को किस प्रकार से समझे, वो मेमोरीज के रूप में हम अपना जीवन जीते हैं। और अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात माने तो वो बताते हैं कि रिसर्च ये बताती है कि इंसान जब 35 की उम्र का होता है तो 90% जो वो एक्टिविटीज कर रहा है, 90% जो उसकी जिंदगी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। 35 की उम्र तक आपने जो सीख लिया वो 90% अब आपकी जिंदगी बन चुकी है। तो उससे बाहर निकलने की वो विधि बताते हैं, हीलिंग की विधियां भी बताते हैं। तो माइंड के ऊपर जब आप निकलते हैं
तब आता है शास्त्रार्थ, कि अलग अलग शास्त्रों को, जो एपिस्टेमोलॉजी अभी आपने समझा कि नॉलेज किसे बोल रहे हैं, अनेकांतवाद, कि सब कुछ सही है सब कुछ गलत है। इसलिए जैनिज्म में जो नमोकार मंत्र होता है, जो उनका सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र जो है, उसमें वो नमस्कार करते हैं उन सारे गुरुओं को भी जो बाकी दूसरे धर्म को लेकर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद है, इन सबको भी नमस्कार कर रहे हैं। उसके बाद शास्त्रार्थ के बाद उसके बाद की जो स्टेज है वो है आत्मा। जब आप एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देख पा रहे हैं, आपको सारी घटनाएं दिख पा रही हैं, वो स्टेज होती है। अलग अलग वेदांत में आत्मा को अलग बताया गया है। उदाहरण के लिए आत्मा को वो चीज़ बताते हैं। अब आत्मा को हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर है आत्मा। अब मान लीजिए कि अब इसके बहुत सारे तर्क की दुनिया, शब्दों की दुनिया बहुत विचित्र है। अब हम कह दें कि आप, बुद्धिज्म में बोला गया आत्मा एग्जिस्ट, सोल डज नॉट एग्जिस्ट, यही शब्द पढ़ाए जाते हैं। कि जैनिज्म में बोला है गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और बुद्धिज्म में ये भी सेंटेंस पढ़ाते हैं सोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब पुनर्जन्म कैसे हो रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बुद्ध के पिछले जन्म भी हुए, जब तक का स्टोरीज भी हमें पढ़ाई गई हैं। तो फिर बुद्ध के जन्म कैसे हुए हैं? और लोगों को जो रीइंकार्नेशन स्टोरीज है वो भी हैं। जैसे तो अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर बुद्धिज्म बोल रहा है कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ एक और आप तर्क ले लीजिए। अगर शब्दों में ही कुछ हमें रुझान है तो हम ये मान सकते हैं कि रीइंकार्नेशन स्टोरीज, जो T2 की आपने स्टोरी, एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उस इंसान ने एक्सेस कर ली है। जो बच्चे का नया जो जन्म हुआ है, जो छोटा बच्चा है, उसने उस पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया है किसी प्रकार से, या खुद वो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम किसे बोल रहे हैं? तो पिछला जन्म था, वो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन उस नए जो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है दूसरे घर में, उसने उस पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया है। सब कुछ इंफॉर्मेशन है, वेव्स है, और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के बाद उसने अपना पुनर्जन्म मान लिया है। अब इस तर्क को कैसे काटे? कैसे पता चलेगा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी कोई चीज इन द फॉर्म ऑफ मैटर, सोल की तरह भी एग्जिस्ट करती है? ये कैसे समझे कि सोल ही है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है? तो शब्दों की दुनिया अनंत है। सब कुछ हमें अपने एक्सपीरियंसेस से बिल्ड करना है, और उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इस दिशा में आपको आगे बढ़ते रहना है। और इस दिशा की ओर जब आप चलने लगते हैं, तो वो कौन सा फैक्टर होगा जो आपको, जो मोटिवेटिंग फैक्टर, मोटिवेशन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप सब लोग हमसे रिलेट कर पाए, ताकि जो बात मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, जो बात बताना चाहती हूँ, मैं बता पाऊँ कि आपके लिए वो एक फैक्टर, पुशिंग फैक्टर रहे कि आप इस मार्ग पर आगे चले। वो होता है जो रिलैक्सेशन आप हर दिन हर पल इस मार्ग पर चलते चलते, जो रिलैक्सेशन आपके पूरे माइंड में, आपकी पूरी बॉडी में बसता जा रहा है। जो आप ब्लिस की जो फीलिंग होती है, जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब आप खुद में इतना ज़्यादा लव की फीलिंग्स को, जॉय की जो फीलिंग्स होती है, जो पीस की फीलिंग्स होती है, जब आप खुद उसमें डूब जाते हैं, उसके बाद आपका कभी मन नहीं होता है उससे बाहर निकलने का। और वो कौन सी स्टेट होती है? जब आप देखते हैं कि ये इंसान अपने में ही डूबा हुआ है, अपने में मस्त मौला जो शब्द इस्तेमाल होता है, ये इंसान अपने में डूबा हुआ है। वो फैक्टर होता है आपको कि आगे मुझे और जानना है, इसी मार्ग पर और आगे चलना है। जब आपको वो एक्सपीरियंसेस बिल्ड होने लग जाते हैं, और तब आपको सामने वाला कुछ कह भी देता है, लेकिन आपका मन नहीं होता है अपने उस ब्लिसफुल स्टेट से बाहर आने का, तब आप सामने वाले को भी बोल देते हैं। जो बोलते हैं कि जो इंसान अच्छा होता है उसे सामने वाले में भी अच्छाई दिखती है, वो दूसरे में कुछ गड़बड़ देख ही नहीं पाता। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो खुद जो इंसान है वो अपनी ब्लिसफुल स्टेट से बाहर आना ही नहीं चाहता है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है।